गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जिस प्रकार से आपको पता है अब ये जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको देखते हुए यहाँ गायत्री स्कूल के अंदर ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट की जा रही हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ हमारे साथ साथ जो भी हम यहाँ आपको कुछ मैटर प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका हमारे साथ साथ वो भी अध्ययन करें। आज मैं यहाँ पर आपके सामने फिजिक्स के कुछ जो चैप्टर है उनका यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो आपके फिजिक्स के 12th क्लास के अंदर फिजिक्स के जो चैप्टर हैं वो कुल चैप्टर 17 है और उन 17 चैप्टर्स में कुछ चैप्टरों का हम यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक वाइज डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अपनी पेन और कॉपी लेके हमारे साथ साथ नोट्सों को भी लिखते जाएं। अब जो आपके 17 चैप्टर है इस फिजिक्स के अंदर, इन 17 चैप्टर्स को 10 यूनिट के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और जो आपकी 17 चैप्टर हैं उन 17 चैप्टर को 2 पार्टों के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यानी 2 पार्ट का मतलब 2 बुकों के अंदर इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आपका विद्युत चुंबकीय थ्योरी का हम उसमें क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और जो आपके सेकंड पार्ट होगा उस सेकंड पार्ट के अंदर हम प्रकाश विद्युत धारा, परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार चैनल का अध्ययन करेंगे। तो उसमें कुल मिला के सभी चैप्टर सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें केवल और केवल हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपनी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उस यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हम पहले चैप्टर का सबसे पहले क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसे जो आपका पहला चैप्टर है इसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस स्थिर वैद्युतिकी करते हैं। जो आपकी स्थिर वैद्युतिकी है वो क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपनी कॉपी और पेन निकाल के यूनिट नंबर फर्स्ट लेसन फर्स्ट और इस लेसन का नाम लिख ले। लेसन का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। अब इस लेसन के अंदर जो आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम स्थिर आवेश और स्थिर आवेशों के कारण उत्पन्न क्षेत्रों के मध्य अन्य क्रियाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक डाल के लिखिए आप स्थिर विद्युत की और उसकी डेफिनेशन लिखिए। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों व स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का
अध्ययन किया जाता है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया है, जो आपकी स्थिर विद्युत की है वह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम स्थिर आवेश और उन स्थिर आवेशों के कारण जो आपका क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस क्षेत्र के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होंगी, उन अन्योन्य क्रियाओं का हम क्या करेंगे, इसके अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर मैं एक किसकी बात कर रहा हूँ, आवेश की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ जो अपना ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें आवेश का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि आपका आवेश क्या चीज है, किस प्रकार से ये उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले आप इसके नीचे हेडिंग डालिए विद्युत आवेश। तो यहाँ पर हम विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश जब आप दो वस्तुओं को आपस में क्या करोगे, रगड़ोगे, तो रगड़ने के कारण वो वस्तुएं अपनी उन वस्तुओं में एक लाक्षणिक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो वस्तुएं सामान्य से अलग क्या करने लग जाएंगी, व्यवहार करने लग जाएंगी। और इसी लाक्षणिक गुण को हम क्या बोलेंगे, विद्युत आवेश बोलेंगे। समझ गए होंगे। जब आप क्या करोगे, आपस में कोई भी दो वस्तुओं को आप रगड़ते हो तो उन वस्तुओं के अंदर एक अलग ही प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है, और उस गुण के कारण उस गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश बोलते हैं। तो इसके नीचे विद्युत आवेश की डेफिनेशन लिखो आप। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है, तो उन वस्तुओं में एक लाक्षणिक गुण उत्पन्न होता है, जिससे वस्तुएं सामान्य से अलग व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, अलग व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। वस्तुओं में उत्पन्न इस लाक्षणिक गुण को ही विद्युत आवेश कहते हैं। अब जो आपका ये विद्युत आवेश है, उसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के द्वारा हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जो आपका ये विद्युत आवेश होता है वो एक क्या अदिश राशि होती है, और इस विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो आपका एम्पियर सेकंड होता है, तथा इसका जो जीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम बोल सकते हो या स्थिर विद्युत इकाई आप बोल सकते हो। अन्य मात्रक के रूप में हम इसका जो मात्रक लिखते हैं वो विद्युत चुंबकीय इकाई भी लिखते हैं। तो आपका जो विद्युत आवेश है वो एक अदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक है वो होगा कूलाम। इस कूलाम को हम सी के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा वो होगा आपका एम्पियर सेकंड, और इसका जो जीएस मात्रक होगा
वो स्टेट कूलाम या स्थिर विद्युत इकाई, जिसको शॉर्ट में आप ESU से भी लिख सकते हो। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे स्थिर विद्युत इकाई। और इसका जो अन्य मात्रक होगा वो विद्युत चुंबकीय इकाई, जिसको शॉर्ट में आप EMU से भी लिख सकते हो। EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो विद्युत आवेश की डेफिनेशन के नीचे लिखें आप स्टार लगा के, विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है। फिर स्टेप चेंज करके नीचे स्टार लगा के लिखो, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम ब्रैकेट में लिखो C तथा व्युत्पन्न मात्रक एम्पियर सेकंड तथा CGS मात्रक स्टेट कूलाम या स्थिर विद्युत इकाई, और ब्रैकेट में लिखो ESU। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तथा अन्य मात्रक विद्युत चुंबकीय इकाई, जिसको शॉर्ट में EMU से लिखते हैं। विद्युत चुंबकीय इकाई होता है इसे स्टेप चेंज करके लिखें, स्टार लगा के, विद्युत आवेश की विमा M0 L0 T1 A1 होती है। विद्युत आवेश की विमा M0 L0 T1 A1 होती है। इसके बाद कुछ विद्युत आवेश के मान लिखते हैं यहां पर। जैसे नीचे लिखना है आपको, एक कूलाम का मतलब होता है 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU।
इसी प्रकार एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मान होता है 10 कूलाम। एक EMU इक्वल टू होता है 10 कूलाम। और एक फेराडे, जिसको हम FR से लिखेंगे फेराडे को, एक फेराडे का मतलब होता है 96,500 कूलाम। एक फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। अब यहां पर आप देख रहे हो जो एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 ESU है, और एक आपका नीचे आप देख रहे हो एक फेराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम है। तो जो आपकी ये ऊपर वाली है ये आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो नीचे वाला जो आपका मान है ये आवेश का की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो यहां पर एक में लिख लेना आप, सबसे छोटी इकाई, इसकी इकाई है सबसे छोटी, आवेश की सबसे छोटी इकाई, और ये आपकी है आवेश की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई। सबने लिख लिया होगा। अब मैं आपके सामने आगे डिस्कस करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हो तो उसमें एक लाक्षणिक गुण उत्पन्न हो जाता है। तो वो एक लाक्षणिक गुण किसके कारण उत्पन्न होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो लाक्षणिक गुण आएगा वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आता है। जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ोगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु की और इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, और इस इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही वस्तु के अंदर क्या आ जाता है, एक अलग ही प्रकार का क्या गुण आ जाता है, अलग ही प्रकार से वो क्या करने लग जाती है, व्यवहार करने लग जाती है। इसी को तो आप क्या बोलते हो, विद्युत आवेश बोलते हो। तो विद्युत आवेश किसके कारण उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होगा। विद्युत आवेश किसके कारण उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो नीचे स्टार लगा के लिखो, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का कारण, आवेश उत्पन्न होने का कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। तो इस प्रकार से आपको इस टॉपिक के अंदर आवेश के उत्पन्न होने का कारण पता चल गया। यानी आप बता सकते हो कि जब भी हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उस दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण उन वस्तुओं में क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। यानी वो वस्तुएं अपने सामान्य से अलग क्या करने लग जाती हैं, व्यवहार करने लग जाती है। इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका आवेश है वो भी क्या होता है, आपका दो प्रकार का होता है। तो नीचे हेडिंग डाले, आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। अब आपके जो आवेश हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका धनावेश और एक आपका होगा ऋणावेश। एक होगा आपका धनावेश, तो दूसरा आपका होगा
ऋणावेश। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो आवेश उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। अब ये आपके आवेश भी क्या है, दो प्रकार के हैं, एक आपका है धनावेश है और दूसरा आपका है ऋणावेश। तो वस्तु के अंदर धनावेश तो कब आएगा और वस्तु के अंदर ऋणावेश कब आएगा, ये दोनों ही आपके जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही क्या होते हैं, वस्तु के अंदर उत्पन्न होते हैं। तो आपका जो धनावेश है, जब आप आपस में दो वस्तुओं को रगड़ोगे तो वस्तु के अंदर एक वस्तु से दूसरी वस्तु के और इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उस वस्तु में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। और जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण आपका क्या आ जाता है, उसमें ऋणावेश। जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आपका आवेश उत्पन्न होगा वो होगा आपका धनावेश, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि के कारण जो आपका आवेश उत्पन्न होगा वो आपका होगा ऋणावेश। ठीक है, इस प्रकार से आपके आवेशों के दो प्रकार हैं। तो नीचे लिखो, पहला धनावेश, धनावेश में लिखो किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। दूसरा लिखो ऋणावेश, तो ऋणावेश में लिखो नीचे, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण या वृद्धि के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनमें घर्षण करवाया जाता है तो उन वस्तुओं में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश किस कारण उत्पन्न होता है वो भी आपको पता चल गया कि भाई आप धनावेश और ऋणावेश दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा, उसमें धनावेश आ जाएगा। और किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। अब सवाल ये आ रहा है, आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा है कि सर जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे, जब हम जैसे इस प्रकार से ये दो वस्तुएं हैं, इन दोनों वस्तुओं को हम जब आपस में क्या करते हैं, घर्षण करवाते हैं, इनको आपस में क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो ये एक आपका पेन है और एक आपका ये मार्कर है। तो कौन सी वस्तु के अंदर कौन सा चार्ज आएगा, इसका पता कैसे करेंगे? तो इसका पता करने के लिए हम इनके मास को देखते हैं। आप सबको पता है कि भाई एक वस्तु से दूसरी वस्तु की और इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। जिस वस्तु में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो उस इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उस वस्तु का क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास का मतलब द्रव्यमान उसका क्या हो जाएगा, कम। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, भाई संख्या बढ़ जाएगी, तो उस वस्तु में क्या हो जाएगा, भाई ऋणावेश आ जाएगा, यानी उसका मास बढ़ जाएगा। तो जिसमें मास की कमी होगी उस वस्तु के ऊपर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु के मास में वृद्धि होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। इस मास से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु में अपना कौन सा चार्ज गया है। जिस प्रकार से
आपकी एक कांच की छड़ है, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं हम, तो उस कांच की छड़ के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और वो उस बिल्ली की खाल के अंदर, खाल के ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। और इसी प्रकार से दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, वो जैसे कोई आपकी एक एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, सॉरी, एबोनाइट की जो छड़ है उसको बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो उस एबोनाइट की छड़ के ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, और बिल्ली की खाल में धनावेश चला जाता है। इसी प्रकार से एक जो कांच की छड़ है उसको रेशम के कपड़े से आप क्या करोगे, रगड़ोगे, तो उस कांच की छड़ पे आपका धनावेश आ जाएगा, और रेशम के कपड़े के ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। तो यानी इसमें भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है, यानी एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हुई है, बढ़ी है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वो धनावेशित हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई वो क्या हो गई, आपकी ऋणावेशित हो गई। तो इस प्रकार से आपके आवेश भी क्या हो गए, दो प्रकार के हो गए, ठीक है। अब हम नीचे डिस्कस करेंगे कि आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं। इन आवेशों में भी क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं, यानी समान जो प्रकृति के आवेश होते हैं उन समान प्रकृति के आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और जो विपरीत प्रकृति के जो आपके आवेश होंगे उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। जैसे धनावेश 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 दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं को पास पास में लाने पर वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और एक धनावेशित और एक ऋणावेशित वस्तु को आप जब क्या करते हो, पास पास लेके आते हो, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। जिस प्रकार से ये आपकी कांच की छड़ है, इसको रेशम के कपड़े पे रगड़ के, तो इनके ऊपर क्या आ गया आपका, धनावेश, इसके ऊपर भी क्या आ गया, धनावेश। दोनों ही क्या है, आपकी कांच की छड़ है, तो दोनों पे सेम चार्ज आ गया। तो सेम चार्ज आने के कारण दोनों में क्या होगा भाई, पास पास लेके आएंगे तो इनमें क्या होगा, कौन सा गुण पाया जाएगा, इन दोनों में प्रतिकर्षण का गुण, यानी एक इधर भगेगी और एक आपकी इधर भगेगी, यानी एक इधर आपकी मूव करेगी और एक आपकी इधर मूव करेगी। जब आप एक एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ते हो तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, यानी दो जैसे एबोनाइट की छड़ है आपकी इस प्रकार से, तो उनको भी जब आप क्या करोगे, पास पास में लेके आओगे इसे, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, इसके ऊपर भी क्या आ जाता है, ऋणावेश। ये आपकी एबोनाइट की छड़ है। तो जब इन दोनों छड़ एबोनाइट की छड़ को पास पास लेके आओगे तो इनमें भी क्या होगा, रिपल्सन। रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण होगा। और जब मैं एक कांच की छड़ और एक एबोनाइट की छड़ को पास पास से लेके आऊंगा, इन दोनों पे क्या है, विपरीत आवेश, दोनों तो विपरीत आवेश होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। इस प्रकार से जैसे ये आपकी कांच की छड़ है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर एबोनाइट की छड़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर इन दोनों को जब पास पास लेके आते हैं तो दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी ये इधर आएगी और ये इधर आएगी। ये आपकी क्या है, कांच की छड़, और ये आपकी है एबोनाइट की छड़। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि जो आपके आवेश हैं उनमें भी एक तो क्या पाया जाएगा, आकर्षण का गुण पाया जाएगा, और एक क्या पाया जाएगा, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा। नीचे हेडिंग डाल दो, आवेशों के गुण, हेडिंग डाल लो, आवेशों के गुण। आवेशों के गुण तो इसमें पहला लिखो,
प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। दूसरा नीचे लिखो नंबर 2 लगा के, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ये डायग्राम बना लो नीचे। यहां आपका प्रतिकर्षण हो रहा है, यहां पर आपका प्रतिकर्षण हो रहा है, और यहां पर आपका क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। तो नीचे डायग्राम बना दो। डायग्राम बना लिया होगा। इसके बाद न्यू टॉपिक डालो, आवेशों के गुणधर्म। न्यू टॉपिक डालो, आवेशों के गुणधर्म। डालो, आवेशों के गुणधर्म। यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, इस आवेशों के गुणधर्म क्या है। तो पहला इसका गुणधर्म लिखो, विद्युत आवेश। पहला गुण लिखो, विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता। तो आवेशों के गुणधर्म में इसका पहला गुणधर्म है विद्युत आवेशों की योज्यता। नीचे लिख लो नंबर 1 लगा के, विद्युत आवेशों की योज्यता। तो विद्युत आवेशों की योज्यता, योज्यता का मतलब होता है विद्युत आवेशों का क्या होता है, योग, बीजगणितीय योग होता है। जैसे कोई भी आपका निकाय है, ये कोई आपका सिस्टम है, ये आपका कोई सिस्टम है, तो इसमें प्लस पीई तो धनावेश है और माइनस एनई क्या है, ऋणावेश है। कुल आपके धनावेश क्या है, पीई है, और कुल आपके ऋणावेश क्या है, एनई है। तो यहाँ पर जो आपका पी है तो ये आपका है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये आपका एन है वो बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है आपका चार्ज है। तो आप सबको पता है कि आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या पाया जाता है,
परिमाण, दोनों का जो परिमाण होगा वो समान होगा और जो दोनों की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, विपरीत होगी। यानी इलेक्ट्रॉन का जो आपका चार्ज होता है E बराबर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये परिमाण दोनों का क्या होगा, बराबर होगा और दोनों का जो नेचर होगा वो क्या होगा, अलग होगा। प्रोटॉन के ऊपर आएगा आपका धनावेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपका आएगा वो ऋणावेश आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो कोई सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर आपके कुल धनावेश तो है प्लस ई और कुल आपके जो ऋणावेश होंगे वो माइनस आपके एन ही होंगे। तो इन्हें इस निकाय के अंदर जो आपका कुल आवेश होगा उस निकाय का के अंदर जो आवेशों का क्या होगा, बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी जो आपका टोटल चार्ज होगा या कुल आवेश तो कैपिटल क्यू से लिख लेता हूं मैं। कुल आवेश आपका होगा प्लस ये तो आपके पास प्रोटॉन है और माइनस एंड ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ दोनों में आपका जो ई है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसको क्या कर लो, बाहर ले लो आप। तो यहाँ पर P माइनस एन और ये आपका ई। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपका P तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी P तो किसको प्रदर्शित करेगा, प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करेगा, यानी धनावेशों की संख्या को प्रदर्शित करेगा। और आपका N है वो क्या करेगा, ऋणावेशों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। आप सबको पता है कि प्रोटॉन के ऊपर क्या पाया जाता है, धनावेश पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या पाया जाएगा, आपका ऋणावेश पाया जाएगा। P तो किसको प्रदर्शित करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को, और आपका N किसको डिनोट करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगा। तो यहां पर जब ये आपका P ग्रेटर देन N हो जाता है, यानी P ग्रेटर देन N का मतलब आप समझते हो, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, निकाय के अंदर ज्यादा और आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, निकाय के अंदर कम है। तो यहाँ पर जो आपका निकाय होगा वो क्या होगा, आपका ऋणावेशित। निकाय क्या होगा आपका, ऋणावेशित। सॉरी निकाय होगा आपका धनावेशित। यानी प्रोटॉनों की संख्या आपकी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम। तो आपका निकाय क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। यदि आपका P लेस देन N है तो P लेस देन N का मतलब आप समझते हो कि आपके निकाय के अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, कम है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा। तो आपका निकाय क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अंदर आपका निकाय हो जाएगा ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और यदि आपका P इक्वल टू क्या है, N है, तो P इक्वल टू N का मतलब आप समझ गए कि भाई अपने इस निकाय के अंदर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर होने पर यानी आप सबको पता है कि धनावेश ऋणावेश को क्या करता है, काटता है। तो दोनों की संख्या बराबर होगी तो यहाँ पर आवेशों की संख्या क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो आ जाएगी तो अपना निकाय क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यानी P इक्वल टू N होने पर अपना निकाय क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसमें तो लिखना है उदासीन। तो आवेशों की योज्यता, तो इसके अंदर लिखो आप किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नीचे लिखो लाइन चेंज करके,
यदि किसी निकाय में कुल धनावेश प्लस पीई तथा कुल ऋणावेश माइनस एनी हो तो निकाय में कुल आवेश होगा। तो निकाय में कुल आवेश, तो नीचे लिखो कि निकाय में कुल आवेश कैपिटल पीछे लिख रहे हैं हम, तो कुल आवेश Q इक्वल टू प्लस पीई और माइनस एनी। तो यहाँ दोनों का क्या कर दिया हमने, बीजगणितीय योग कर दिया। तो यहाँ से आपका ई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लो यहाँ पर। तो Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू P माइनस एन इंटू ई। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, P है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन और आपका N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नीचे स्टार लगा के ये कंडीशन लिख लो, इसकी 3 कंडीशन है। तो आपका P ग्रेटर देन N होने पर आपका जो निकाय है वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और P लेस देन N होने पर आपका निकाय क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और आपका P इक्वल टू N होने पर निकाय क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो ये नोट कर लो अपनी कॉपी में। तो नोट कर लिया होगा। तो इसी के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कोई एग्जाम्पल है, मानो ये कोई आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, इसके अंदर है +3 माइनस 5Q प्लस 2Q और प्लस 4Q आवेश। ये कोई आपका निकाय है, इस निकाय में +3Q आवेश है, माइनस 5Q आवेश है, प्लस 2Q आवेश है और प्लस 4Q आवेश है। तो इस निकाय के अंदर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, तो कुल आवेश कैपिटल Q इक्वल टू सबका क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो। तो +3Q माइनस 5Q प्लस 2Q और आपके पास माइनस प्लस 4Q। इस प्रकार से अब देखो प्लस वाले को ऐड करो, प्लस वाले कितने चार्ज हैं आपके पास, भाई 6 तो ये हो गए, और 6 और 3 9 में से कितने घटा दो, 5 घटा दो। तो 9 में से 5 घटाओगे तो आपके पास आ जाएंगे 4Q। तो आपका कुल आवेश क्या जाएगा, 4Q आ जाएगा। इसका मतलब जो आपका सिस्टम होगा वो क्या होगा, धनावेशित होगा। यहाँ पर धनावेशित आपके पास धनावेश आ रहा है, इसका मतलब आपका सिस्टम क्या होगा, धनावेशित होगा। इस प्रकार से यह आप क्या है, विद्युत आवेश की योज्यता का गुणधर्म है। तो विद्युत आवेशों के गुणधर्म में हमने विद्युत आवेशों का पहला गुणधर्म यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, स्टडी कर ली है। इसकी आगे के जो आपके गुणधर्म हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। और आगे की क्लास के लिए सब बच्चे क्या तैयार हैं, और सब बच्चे
अपने घर पर रहकर सुरक्षित रहिए और जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार अपने मुंह पर मास्क लगाएं तथा बार बार साबुन से हाथ धोएं और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।